नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय सरदाना जी और हम बातचीत करेंगे ट्रंप बाबू की उठापटक के बारे में। तो कृपया सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो स्वागत है आपका विजय सरदाना जी। अब ये जो नमस्कार सर। लेटेस्ट उठापटक है जिसमें कोई 70 देश जो है वो शामिल हो गए हैं ट्रंप के ट्रेड वॉर, या ये कहें कि साहब जिसको वो कहते हैं कि वो ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर का रीसेट कर रहे हैं। तो फिर भारत को फिर क्या नुकसान है? भारत 25 पे है और जो देश हैं वो भी कमोबेश सभी 5-10% के बैंड में है। तो इतना तो पहले भी था, क्या दिक्कत है? हाँ सर, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ट्रंप साहब अपने हिसाब से जो उनको सही लग रहा है वो कर रहे हैं। अगर उसके पीछे कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन या लॉजिक होता तो हम थोड़ा डिटेल में उसके कॉज इफेक्ट पे बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक वन मैन आई कैन से कि पूरी अमेरिकन इकोनॉमी एक आदमी के मूड पे चल रही है। इसीलिए शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है कि एक राष्ट्राध्यक्ष रोज सुबह उठते हैं और एक ट्वीट कर देते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है, डिप्लोमेसी होती है, वहां पे कुछ ऐसा अब नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के मंत्रियों को भी पता लगता होगा सुबह उठ के कि बॉस ने क्या बोला और उसको अब दिन भर जस्टिफाई करना है। तो ये ये चीजें वहां मुझे ये अमेरिका लगता में है हो रही हैं। ये हिटलर भी कुछ इसी तरह से काम करता था शायद। हाँ सर, क्योंकि अब ट्रंप साहब को ये लग रहा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े खलीफा हैं और ये दुनिया उन्हीं के लिए बनी है और जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। और दुनिया सबसे बड़ी, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उनके पास इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, तो मैं जिसको चाहूंगा झुका लूंगा। शायद वही भूल गए कि ये दुनिया बदल गई है। अब दुनिया में इतनी आत्मनिर्भरता आ गई है कि वो इलॉजिकल अनरीजनेबल डिमांड्स को रिजेक्ट कर सकती है, और यही स्थिति आज हमारे सामने दिख रही है। तो सर, ये अब ट्रंप साहब कब समझेंगे, क्या होगा, ये हमें नहीं पता, नहीं, लेकिन वो नहीं समझेंगे। वो तब क्या है कि उनके जब हाथ बंध जाएंगे, जब अगले साल का मिड टर्म होगा और उसमें वो हारेंगे बुरी तरह से, जिसके आसार अभी से दिख रहे हैं, और कांग्रेस उनके हाथ से चली जाएगी, उसके बाद तो फिर वो लेम डक हो जाएंगे। लेम डक हो जाएंगे तो फिर वो कुछ भी कहते रहे, कांग्रेस उनके हर निर्णय को पलटती रहेगी। ये वही एंटिसिपेशन वही है लोगों का। लेकिन तब तक एक साल में, क्योंकि अगले नवंबर में है, तो अभी करीब 1.25 साल के आसपास है चुनाव का टाइम। तो तब तक वो कितना अमेरिका का डैमेज करेंगे। बाकी देश तो देखिए तैयार हो गए, रशिया उनकी सुन नहीं रहा, चाइना उनकी सुन नहीं रहा, इंडिया उनकी सुन नहीं रहा, ब्रिक्स देश जो देश है, ग्रुप है, वो बिल्कुल नहीं सुन रहे, ब्राजील नहीं सुन रहा, ईरान नहीं सुन रहा। तो अब उनकी सुन कौन रहा है? तो इसका मतलब अब यूरोप उनकी नहीं सुन रहा है। तो स्थिति ये है कि, और कनाडा नहीं सुन रहा है, मैक्सिको नहीं सुन रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ट्रंप साहब किसको क्या दबाव में कैसे काम करवाना चाह रहे हैं। तो एक स्थिति तो बहुत क्लियर है, और इसका असर बहुत क्लियरली साफ दिख भी रहा है पूरी दुनिया में। जिस तरह से ट्रेड बदल रहा है, अमेरिका के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई है। ना चाइना खरीद रहा है, ना कनाडा खरीद रहा है, ना ब्राजील खरीद रहा है। तो कुल मिला के स्थिति ये हो गई है कि अब अमेरिकन सरकार को या वहां की जनता को, वहां की इंडस्ट्रीज को, वहां के किसानों को सोचना है कि क्या उनके हित में है। और जो न्यूज आ रही है अलग अलग जगह से, अलग अलग इंफॉर्मेशन जो आ रही है, उसके हिसाब से वहां इस समय किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है, वहां पे कंज्यूमर्स परेशान हैं। और ओवरऑल स्थिति ये है कि इन्फ्लेशन से एक तरफ कंज्यूमर परेशान है और दूसरी तरफ प्राइस क्रैश से किसान परेशान है। जो आउटपुट है उसका प्राइस क्रैश हो रहा है और जो इनपुट है उनका प्राइस बढ़ रहा है। तो किसान दोनों तरफ से दब रहा है। और इसको मिटिगेट करने के लिए ट्रंप ने अभी कांग्रेस से $42 बिलियन लिया है किसानों की हेल्प करने के। तो अब
इससे आप समझ सकते हैं सर कि स्थिति कितनी नाजुक है और किस तरह से आने वाले दिनों में इसका असर हमें देखने को मिले। तो यही मैं जानना चाहता था कि भाई अमेरिकन कंज्यूमर जो है वो रोज नित नए अलग अलग तरीके के जो टैरिफ्स लग रहे हैं, वो जो पास ऑन हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने ये भी सुना था कि उन्होंने वॉलमार्ट को धमका दिया कि अब वॉलमार्ट कह रहा है कि भाई तुम्हारे टैरिफ की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं तो मैं पास ऑन तो करूंगा, नहीं तुम पास ऑन नहीं करोगे। ये कौन सी फ्री मार्केट है, ये कौन सा कैपिटलिज्म है? ये तो पूरी तरह से फैसिज्म दिखता है मुझको। नहीं, ये है, देखिए, आफ्टर ऑल अमेरिकन कंपनीज के लिए भी तो प्रॉब्लम है। आज की तारीख में अमेरिका में स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। जो कंसाइनमेंट अमेरिका के बाकी देश, जो मान लीजिए एक्सपोर्ट के लिए कंसाइनमेंट बने थे, टेक एग्जांपल की चीज प्रोडक्शन किया था कनाडा में बेचेंगे, कनाडा के सुपरमार्केट्स ने कैंपेन चला दिया है कि डोंट बाय अमेरिकन, और उन्होंने कहा कि भाई बाय कैनेडियन। वहां पे उन्होंने बकायदा कैंपेन चला दिए, हर शेल्फ पे उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगा दिए, पॉइंट ऑफ परचेज पे उन्होंने पोस्टर्स लगा दिए हैं कि आप कैनेडियन प्रोडक्ट खरीदिए। एक तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई, दूसरा जो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पे कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम एरियाज हैं जिसको मैं कह सकता हूं, वहां पे रिजेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द लोकल लॉज। अब वो मटेरियल वापस रिजेक्ट होके कंपनियों में जा रहा है। अब कंपनियों के लिए मुसीबत ये हो गई कि बिलियंस ऑफ डॉलर का वो मटेरियल जो एक्सपोर्ट होना था वो हो नहीं रहा, उसका क्या करें। तो उन्होंने वो मटेरियल क्लोज टू एक्सपायरी अपनी लोकल सुपरमार्केट्स को भेज दिया, ये कह के कि आप इसको डिस्काउंट में भेज दीजिए क्योंकि हमारे पास तो रखने की भी जगह नहीं। अब अमेरिकन कंज्यूमर्स को काफी डिस्काउंट में बहुत सारे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सुपरमार्केट से, लेकिन ये ठीक है कि वो भी एक्सपायर्ड नहीं है, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट क्लोज टू एक्सपायरी है। तो अब स्थिति ये है कि ना कंपनियां पैसा कमा रही हैं, ना सुपरमार्केट्स पैसा कमा रही हैं, ना किसानों को पैसा मिल रहा है, कंज्यूमर्स के लिए इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो ये स्थिति ट्रंप साहब को बांधे जा रही है, लेकिन क्योंकि ईगो इतना बड़ा है कि ना वो रेक्टिफाई कर सकते हैं ना वो स्टेप बैक कर सकते हैं। अब ओवरऑल इंपैक्ट इसका ये आएगा कि अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ कम होने के आसार हैं। ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा सर। हमने ये भी देखा कि जो उनका फेडरल रिजर्व है वो भी उनकी बात नहीं सुन रहा। वो जेरोम पावेल को तरह तरह की धमकियां देते रहे, हटा देंगे और निकाल देंगे और बर्खास्त कर देंगे, और नहीं तो जो आपका रेट है वो कम करो। लेकिन उन्होंने तो रेट स्टडी रखा, वो धमकी में नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये जो बहुत इकोनॉमी रिस्क पे है ये रोज रोज के टैरिफ के चक्कर में। तो देखिए सर, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पॉलिटिकल मास्टर्स के आगे सरेंडर नहीं करते हैं, वो तो वही स्टैंड लेंगे जो लॉजिकल होगा, जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा। और ऐसा हर देश में होता है। भारत में भी ऐसे अधिकारी होंगे या एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जो पॉलिटिकल प्रेशर में बड़ी आसानी से सरेंडर करते हैं। ऐसे अमेरिका में भी हैं, ऐसे यूरोप में भी हैं, ऐसे चाइना में भी, हर जगह भी। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो एज पर नेशनल इंटरेस्ट जो सही है वो करेंगे। तो अब स्थिति इस बात की है कि अब ट्रंप चाह तो रहे हैं कि वो रिप्लेस करें, लेकिन किसको करेंगे? उसकी अप्रूवल कांग्रेस से आनी है, सेनेट से आनी है, वो लंबा प्रोसेस है और ऐसे आप सैक कर नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तरफ जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उनका ये कहना है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट्स आएगा। अल्टीमेटली आप एक चीज देख लीजिए, घूम फिर के ट्रंप की हर पॉलिसी एक ही तरफ जाती है कि जो न्यूयॉर्क एक्सचेंज के अंदर उनके दोस्तों की लिस्टेड कंपनियां हैं उनका फायदा कैसे। एक तरफ वो डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कह तो रहे थे यूक्रेन को मैं 1 घंटे में बंद कर दूंगा, यूक्रेन वॉर को। आज 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट वॉर और इंटेंसिफाई हो गई है, यूक्रेन का और नुकसान हो रहा है और रशिया धीरे धीरे ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो ट्रंप साहब वो नहीं कर पाए। ईरान भी मजबूरी में उनको लड़ाई रोकनी पड़ी। बल्कि मैं आपकी बात पे ऐड करूं कि यूक्रेन के जिन माइंस का उन्होंने समझौता किया था
वो माइंस तो अब रशिया जीत चुका है। मैं वही कह रहा हूं। और अभी तो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो उनका पोर्ट है वहां तक रशियन आर्मी पहुंच जाएगी, और ये ना हो कि अगले 6 महीने के अंदर यूक्रेन विल बिकम ए लैंडलॉक्ड कंट्री। ओडेसा ये भी मैं है, गया हूँ ओडेसा, ओडेसा। मैं गया हूँ ओडेसा। तो वहां पे सर स्थिति यही है। तो ट्रंप साहब के हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन वो बार बार ये धमका के दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अभी भी जैसे ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा था कि वी डोंट नीड एम्परर, लेकिन उनको अभी भी लगता है कि ही इज द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। अब दुविधा ये है कि उनको समझाए कौन। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में हिम्मत नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को बोले कि आप गलत हो। उनके कैबिनेट में सारे के सारे उन्हीं के बैठाए हुए प्यादे हैं। उनकी अपनी कितनी अंडरस्टैंडिंग है और कैसे वो प्रेसिडेंट को कन्विंस करेंगे, नोबडी नोज। बाकी कोई देश उनकी सुन नहीं रहा। तो स्थिति बड़ी विचित्र है, और ये पहली बार हो रहा है अमेरिका के अंदर कि वहां पे अमेरिका की तरफ कोई देखना नहीं चाह रहा। इमेजिन करिए सर कि एक समय था जब अमेरिकन राष्ट्रपति से मिलने के लिए लंबा इंतजार होता था। आज प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं अपने ऑफिस में कि आओ मेरे साथ डील साइन करो, और कोई जाने को तैयार नहीं है। आप स्थिति देखिए कि नहीं, प्रेसिडेंट वो ऑफ अमेरिका उनका की फोन हालत नहीं। क्या हो गई है। आज मैंने देखा कि न्यूज ये आई थी कि वो भारत के विरुद्ध जो उन्होंने अनाउंसमेंट किए पागलपने के, उसके बाद वो 2-3 घंटे तक वेट करते रहे कि कभी मोदी का फोन आता होगा। मोदी का फोन आया नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने वो उल्टी पुल्टी बातें, रशिया एंड इंडिया कैन टेक देयर इकोनॉमी डाउन टुगेदर और डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर, ये सब, और पाकिस्तान को हम ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे और इंडिया ऑयल खरीदेगा उनसे। इस तरह की बहकी बहकी बातें की, और उसके बाद बताते हैं फिर उन्होंने मोदी जी को कॉल करने का प्रयास किया। मोदी जी ने भाव ही नहीं दिया। क्योंकि देखिए आज ट्रंप के साथ प्रॉब्लम क्या है, मोदी से क्या बात होगी और उसको वो जाके अपने ट्वीट में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से बोलेंगे, आज ये भी भरोसा नहीं रहा। आज मान लीजिए कि मोदी ने कोई बात करी, ट्रंप कहेगा जी मेरी मोदी से बात हो गई और मैंने मोदी को ये बोला और मोदी ने एग्री किया है। अब कौन जस्टिफाई करेगा कि इसमें झूठ क्या है और सच क्या है? क्योंकि आज ट्रंप की क्रेडिबिलिटी इतनी लो हो चुकी है कि वो किस आदमी से क्या बात कर रहे हैं, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, मोदी से उनकी वास्तव में क्या बात हुई, कोई आज आप फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। बट दैट कैन क्रिएट ए अननेसेसरी पॉलिटिकल प्रॉब्लम विद इन इंडिया। तो इस समय बेहतर यही है कि ट्रंप साहब सिर्फ ईमेल भेज दें, चिट्ठी पत्री से बात करें। फोन पे बात करना रिस्की है इस समय ट्रंप से, क्योंकि आप बोलेंगे कि दिन है तो वो बोलेंगे नहीं मेरी मोदी से बात हुई थी, मोदी बोल रहा है इस समय रात है क्योंकि आप रात बोल रहे हो एंड ही इज एग्रीइंग टू मी। वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस सेफ बेट यही है, और यही कारण था। आप सोचिए इस बात को कि पार्लियामेंट के अंदर जब बात हुई और मोदी साहब ने खुद एक्सेप्ट किया अपनी स्पीच के अंदर कि मैं मीटिंग में था मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ, जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का फोन आया मैं फोन नहीं ले पाया। हालांकि ये डिप्लोमेटिक ट्विस्ट भी हो सकता है, ये कह के यार छोड़ उसको कौन बात करेगा, लेकिन 5-7 घंटे बाद जब अपना काम हो गया तब ज्यादा बुरा ना लगे, कर्टसी मेंटेन करते हुए कहा यार सॉरी आई वाज बिजी, अब बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमला करने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ आपको। हाँ। लेटेस्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया है वो सुनाता हूँ आपको, ट्राई करता हूँ शेयर करने के लिए, क्योंकि इट इज जस्ट टू एंटरटेनिंग। इतना एंटरटेनमेंट तो शायद कभी भी नहीं हुआ होगा भारत में लोगों का। तो ये क्या कह रहे हैं ये सुनिए आप। कह रहे हैं कि सो हार्ड टू बिलीव दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टिल हैजंट रिस्पोंडेड टू माय ट्वीट्स, स्टेटमेंट्स और टैरिफ कंसर्न्स। वी गेव इंडिया सो मच, ग्रेट डील्स, डिफेंस सपोर्ट। कौन सी डील, कौन सी सपोर्ट? बिग क्राउड्स का क्या मतलब नहीं समझा मैं। एंड येट टोटल साइलेंस।
not even a thank you. Don't forget, I am the one who got India and Pakistan to declare a ceasefire. आज वो व्हाइट हाउस का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है, देखा होगा आपने शायद वो, जिसमें व्हाइट हाउस की वो स्पोक्समैन जो है वो बोल रही है कि साहब कि यहाँ 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 हमने युद्ध रुकवा दिया है, तो पीस, नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। कोई खुद के नाम पे ही यार आप पीस प्राइज डिक्लेयर कर लो ना, अमेरिका को क्या दिक्कत है, कोई भी पीस प्राइज डिक्लेयर कर लो, बना देना भाई। नोबेल प्राइज में $1 मिलियन मिलता, तुम बोलो $10 मिलियन का हम पीस प्राइज डिक्लेयर कर रहे हैं, एंड दिस इज एक्सक्लूसिव प्राइज ओनली फॉर द ट्रम्प। ट्रम्प तो कौन रोकने वाला है? तो इसमें भी बोल रहा है, डोंट फॉरगेट आई एम द वन हु गॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टू डिक्लेयर अ सीज़फायर, नोबडी एल्स कुड डू दैट, मेनी पीपल सेड आई शुड हैव गॉटन द नोबेल प्राइज फॉर इट। India continues to benefit while American workers suffer. I have always liked Modi, but this kind of disrespect will not be forgotten. Bad for business, bad for friendship. America first. लो साहब, अब बोलो। नहीं, ये तो होना ही था ना सर। देखिए, ये बात तो वेल डॉक्यूमेंटेड है। आप समझिए उस बात से कि जब आप G7 की मीटिंग में गए हो कनाडा, और मोदी साहब को फोन करके ट्रम्प बोलते हैं कि यार वापसी पे यहां से होते हुए चाय पीते हुए चले जाओ, तो मोदी साहब ने बोला नहीं यार, मेरी वहां पे उड़ीसा में रैली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार में रैली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोएशिया जा रहे थे वो वहां से। मैं वही कह रहा हूं। तो ये बात तो बहुत क्लियर है, ट्रम्प भी इस बात को समझ गया, मोदी भी समझ गया, और इस बात को बहुत क्लियर है सर, मोदी साहब इस बात को जानते हैं कि ट्रम्प के साथ बात करना, इंटरेक्शन करना खतरनाक है, क्योंकि जब से ट्रम्प ने ये क्रेडिट लेने का खेल शुरू किया है ऑपरेशन सिंदूर का, तब से मुझे लगता है भारत के जो डिप्लोमेटिक स्टैब्लिशमेंट्स हैं, सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमें इनसे कोई बात नहीं करनी है, बिकॉज दे विल ट्विस्ट। जो भी बात होगी जूनियर लेवल पे होगी, सीनियर लेवल पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जूनियर लेवल की बात का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। और जो इनको कहना है डीजीएमओ लेवल पे बोले, या सेक्रेटरी लेवल पे बोले, या आर्मी लेवल पे बात करें, कमांडर लेवल पे बात करें, और वो मैसेज अपने आप पीएमओ तक पहुंच जाएगा। तो उसके लिए मोदी साहब को बात करने की कोई जरूरत है नहीं। और अगर बात करनी है तो आपके पास डिप्लोमेटिक चैनल है, एम्बेसीज हैं, उनके थ्रू करिए ना। पीएम रोज उठा के ट्रम्प के साथ बात करे, ये कौन सा लॉजिक है? हाँ, आपके पास काम नहीं है, आपको रोज ट्वीट करना है, यार भारत में बहुत काम है, मोदी साहब बहुत बिजी हैं, आप वेले हो, आप करते रहो। तो सवाल अब इस बात का, इसीलिए ट्रम्प को ये बात चुभ रही है, और यही चीज फ्रस्ट्रेशन जो आज उन्होंने बोला है, ये पहले बॉडी लैंग्वेज में उनका दिख रहा था। जब ये कहना कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, ये लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन था। मैं भारत पे 25% टैरिफ लगाऊंगा, ये लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन था। मैं ये देख लूंगा, वो कर दूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा, रिटेलिएशन टैरिफ लगा दूंगा, फिर सेकेंडरी टैरिफ लगा दूंगा। ये बार बार धमकाने का पर्पस ये था कि शायद मोदी साहब पिघल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार ने अपना प्लान बी बहुत क्लियरली बना लिया है, और क्लियरली डिस्कस भी हो गया होगा मेरे ख्याल से ब्रिक्स की मीटिंग में जब मोदी साहब गए थे, और वहां पे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ बात हो गई होगी कि इसको तमाशे को कैसे मैनेज करना। तो इसीलिए जब प्लान बी तैयार है तो फिर ट्रम्प साहब आप शोर मचाते रहिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ये बात बहुत क्लियर है, और ये फ्रस्ट्रेशन आज के ट्वीट में आपको दिख रहा है। एक और मजे की बात यह है कि वो पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि साहब पाकिस्तान हमारा बड़ा पुराना प्यारा मित्र है, हम उसके लिए बहुत कुछ करेंगे, ऑयल रिजर्व्स करेंगे, उसके ऊपर भी 19% टैरिफ लगा दिया। तो इसका मतलब उनका जो प्यार है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें केवल 6% का ही अंतर है। नहीं, वो तो इसलिए ना क्योंकि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डेफिसिट कम है। पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट है कितना सर? $1.5-2 बिलियन। वहां से चावल जाता है, टेक्सटाइल जाता है, और क्या जाएगा? तो कहने का मतलब ये है सर कि पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ कम करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान से अमेरिका का ट्रेड कुछ है ही नहीं, डेफिसिट कम है, इसलिए टैरिफ कम है। क्योंकि जो फॉर्मूला अपनाया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, उसमें लॉजिक नहीं है, वो कंप्यूटराइज फॉर्मूला है, उसमें कहीं पे कोई
जिसे कहते हैं ना कि ब्रेन एप्लीकेशन नहीं है, वो कंप्यूटर का एल्गोरिथम है कि आपका टैरिफ कितना है, हम कितना ट्रेड करते हैं, उसको उससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, जितना टैरिफ आता है वो लगा दो। उनका पर्पस ये है कि दोनों तरफ से जब टैरिफ बढ़ेगा, मतलब कि ट्रेड में जो भी होगा, तो हमारे यहाँ का टैरिफ बढ़ जाएगा, जितनी क्वांटिटी आएगी वो उसको ऑफसेट कर देगी और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये इनका एक इलॉजिकल सा फॉर्मूला है जो एक अमेरिका किसी यूनिवर्सिटी ने रिसर्च पेपर में छापा है। और आप इनिशियल डेज में अगर आप देखें तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं बात कर रहा हूँ 2 महीने पहले की, जब ये टैरिफ का खेल शुरू हुआ था तब की बात है। जी। और मैंने उस पेपर को कोट भी किया था। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि इस पूरे खेल के अंदर कहीं पे भी दिमाग का काम नहीं है, ईगो क्लैश है। और ट्रंप साहब कहीं ना कहीं इस गलतफहमी में फंस गए कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, पूरी दुनिया मेरे आगे आके झुकेगी। और उन्होंने तो जिन उनको लग शब्दों रहा का है वो पूरे इस्तेमाल किया दुनिया वो के तो राष्ट्रपति हैं। यही बात तो ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बोली ना, लूला ने। उन्होंने यही तो बोला कि भैया वर्ल्ड डज नॉट नीड एन अनदर एम्परर। तो आप किस गलतफहमी में? तभी तो ब्राजील पे 50% टैरिफ लगाया, चिड़े हुए हैं उससे। तो यहाँ पे जैसे वो मोहल्ले में खेल होता है ना कि एक ब्राजील कह रहा है कि सारी कॉफी तो मेरे यहाँ से जाती है और उसके दाम बढ़ा दूंगा, लो तुम करो। सर मजे की बात, आज सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन होता है अमेरिका में वो होता है ऑरेंज जूस का। और सारा कंसंट्रेट जाता है ब्राजील से। ब्राजील से जाता है कंसंट्रेट, उस पर टैरिफ नहीं लगाया, उसको एग्जेम्प्ट रखा है। हाँ, लेकिन वो तो ये आपका जो ब्राजील का जो राष्ट्रपति है वो कह रहा है कि मैं इसके दाम बढ़ा दूंगा। सर वो तो कर सकते हैं ना, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। वो कहेंगे ठीक है $1000 बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है, रोने दो। लेकिन मुझे लगता है वो ब्राजील को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्योंकि इससे किसानों की वहां आमदनी बढ़ रही है, उसको डिस्टर्ब करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट थिंग इज जस्ट इग्नोर एंड डू व्हाट इज राइट। ये अपने आप कोई बहुत लंबा कहानी नहीं है। मैंने भी जो वीडियो बनाया लेटेस्ट, उसमें मैंने कहा 3.5 साल की बात रह गई है। 3.5 साल, अब कोविड को निकले कितने साल हो गए? तो इतने समय ये समझ लीजिए कि एक वो कोविड वायरस था, ये एक मैन मेड कोविड है, ये भी 3-3.5 साल में निकल जाएगा, तो वापस स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी। तो ज्यादा लंबा चौड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब दुनिया को प्लान करना चाहिए कि 2029 से हमें इकोनॉमी में कैसे डील करना है। ये इसको कंसिडर करना चाहिए कि दिस विल बी ए टर्बुलेंट टाइम। तो इसके कारण अपने रिलेशंस, अपना प्लानिंग, अपनी आगे की चीजें खराब ना करें। दुनिया के देश एक दूसरे से सहायता करें और आगे बढ़ें। सिंपल सी बात है सर। तो मुझे तो यही लगता है, बाकी इनके ऊपर है, जो करना चाहे करें। तो आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा था कि साहब कि ये टैरिफ जो है ये अवसर है, ये आपदा नहीं अवसर है। तो अब जब ये पूरी पिक्चर लगभग सामने आ गई है, हालांकि ट्रंप का कुछ पता नहीं, पल में रत्ती पल में माशा, पल में जो है वो कुछ हो जाता है। वो तो दिन में 4 बार अपना स्टैंड बदलता है। अब जैसे ये लेटेस्ट ट्वीट आया, इसको देख के तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। लेकिन प्रेसिडेंट कैसे ट्वीट करता है, ये तो अजीब हो रहा है सर। कह रहे मेरे ट्वीट का जवाब नहीं दिया। अरे भाई तेरे ट्वीट का क्या जवाब दे। तो अब जो आपने बनाया था वो वीडियो, तो आप क्या सोचते हैं, वो जो भी बातें आपने उसमें कही थी वो एवर मोर वैलिड? ऑब्वियसली देखिए क्या है, हम लोग ना हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली $100 बिलियन के आसपास जो अमेरिका से जो हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें लगता है दुनिया उसके आगे खत्म हो गई है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट का मतलब, ये हमारे यहाँ माइंडसेट प्रॉब्लम है सर ट्रेड के अंदर। सॉरी टू से, हमारे जितने बोर्ड रूम्स हैं उनके वहां पे कोई प्लानिंग नहीं है। वहां पे क्या होता है, सबको एक्सपोर्ट का मतलब दिखता है अमेरिका या यूरोप, बाकी दुनिया की तरफ हम लोग देखते ही नहीं। आप जितनी भी कंपनियों से मिलिए, एक्सपोर्ट करना मतलब यूरोप करना, अमेरिका करना। अरे पूरी दुनिया के अंदर सर इस समय $24 ट्रिलियन का ट्रेड हो रहा है। $24 ट्रिलियन का वर्ल्ड ट्रेड।
और भारत का एक्सपोर्ट कितना है सर? अगर मैं आइटम्स की बात करूं, 2024 में था करीब 80 बिलियन डॉलर, अपना टोटल था करीब 450-500 बिलियन डॉलर। बाकी आप सर्विस एक्सपोर्ट, नहीं, सर्विसेज अलग है, उसको आप 150-200 बिलियन और जोड़ दो, 600-700 बन जाता है। मैं गुड्स की बात कर रहा हूं। करीब 450 बिलियन डॉलर का आपके पास टोटल मटेरियल एक्सपोर्ट है, मतलब रोज का ऑन एन एवरेज आप 1 बिलियन डॉलर का, 1-1.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हो। मार्केट कितना है सर? 27 ट्रिलियन डॉलर। अब सवाल इस बात का है कि हम भारत में बैठ के बोलते हैं हम कॉम्पिटेंट हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, IIT IIM से पढ़े हुए हैं। हम दुनिया का मात्र 1% है, वर्ल्ड ट्रेड में 1.83%। 98% वर्ल्ड मार्केट आपके लिए खाली पड़ा है। आपने एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? अगर अब ये अमेरिका बंद कर देता है रास्ता, तो मजबूरी में भारत की कंपनियों को नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। जब वो मजबूरी में नए रास्ते ढूंढेंगे, वो भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सूनर और लेटर अमेरिका से रिलेशन, मान लीजिए आज नहीं 4 साल बाद नॉर्मलाइज होते हैं, वो बाजार तो आप धीरे धीरे रीगेन कर लेंगे। लेकिन जो बाकी दुनिया के 160 देश हैं जिनको आप ढंग से देख नहीं रहे हैं, उन पे भी तो नजर डालिए। तो मेरा ये कहना है कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, दिस विल फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स टू थिंक बियॉन्ड सो कॉल्ड वेस्टर्न पावर्स। क्योंकि वेस्टर्न पावर के साथ फोटो खिंचवाने में सबको मजा आता है। आज आप अफ्रीका के किसी लीडर के साथ फोटो नहीं खिंचवाएंगे बीइंग ए इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, और ये मैंने पर्सनली लोगों को बोलते सुना है। किसी और फॉरेन कंट्री, अगर अफ्रीकन कंट्री या किसी और छोटे कंट्री का राष्ट्रपति या राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है ना, हिंदुस्तान के बिजनेसमैन उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहते। हम भी अमेरिका और यूरोप के साथ ही फोटो खिंचवाना चाहते हैं। तो रेसिज्म हमारे यहाँ है। हाँ बिल्कुल, बुरा लगेगा लोगों को। गोरा और काला बहुत पुरानी मूवी है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं। तो हमारी मानसिकता का प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे बिजनेस लीडर्स, मैं MDs और प्रमोटर्स की बात कर रहा हूं, मैं मैनेजर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मालिकों की बात कर रहा हूं, और बड़ी कंपनियों की, जो अगर मैं ये कहूं कि सेंसेक्स या निफ्टी के इंडेक्स में है जो कंपनियां, मैं छोटी कंपनियों की भी बात नहीं कर रहा हूं। वहां पे माइंड सेट ये नहीं तो छोटा सा, इसके पास जाके कौन बात करेगा। तो जब आप लोगों के साथ दोस्ती नहीं बढ़ाओगे, रिलेशन इंप्रूव नहीं करोगे, आज हजारों अपॉर्चुनिटीज ऐसी होंगी दुनिया में, 100 देशों के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, कि अगर आपके चेयरमैन जाके उन कंपनियों से मिले, तो कंपनियों, वो वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहां के मंत्री हैं, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम यू, टू डील विद यू। उनको भी अच्छा लगेगा कि इंडिया की एक बड़ी कंपनी हमसे बात कर रही है। लेकिन हम लोग ही नहीं पहल करते। तो ये एक मानसिकता है जिसने भारत को पीछे रखा है। हम गुलामी की मानसिकता में अभी तक हैं। कहीं हम अपने आप को राजा समझते हैं और कहीं एकदम झुक के सामने वाले को सलाम करने लगते हैं। हम बीच में लॉजिकल नहीं रह पाते, और ये हमें हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में दिख रहा है। नहीं तो क्या कारण है सर? अगर मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता दूं कि अगर आप, जो अमेरिका से हम ट्रेड कर रहे हैं, उसमें से अगर आप 5-6 बड़े आइटम छोड़ दें, तो हमारा ट्रेड क्या है सर? पूरा इंडिया बिटवीन अमेरिका 2-3 बिलियन डॉलर का है पूरी कैटेगरी में। और फार्मास्यूटिकल जिसकी हम बात करते हैं, अब प्रेसिडेंट ट्रंप का अगर फार्मास्यूटिकल का एजेंडा देखें, और उस पे भी मैंने वीडियो बनाया, और बाकायदा मेरे वीडियो पे मैंने इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बना दी है मेरे वीडियो चैनल पे, कि ट्रंप एंड टैरिफ, कि ट्रंप की ये घोषणाएं भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए खतरनाक हैं। जिनको देखना वो जाके वहां देख सकते हैं फार्मा के ऊपर। हमारा सर फार्मा एक्सपोर्ट करीब 9 बिलियन डॉलर के आसपास है। 9, 10, 11 अलग अलग आंकड़े आते हैं, हम एवरेज 10 मान लेते हैं। आज अमेरिका का इंपोर्ट जो है फार्मास्यूटिकल का, वो है करीब 212 बिलियन डॉलर। हम एक्सपोर्ट करते हैं मात्र 10 बिलियन डॉलर, कुल मिला के 4% के आसपास। क्या फर्क पड़ता है सर अमेरिका को अगर भारत से नहीं खरीदेगा तो?
यूरोप दे देगा। अमेरिका में उन्होंने खुद कह दिया है अपनी कंपनियों को कि यार ब्रांडेड 10-10 गुना दाम पे मत भेजो, हमें आप जेनेरिक दो। ये ट्रम्प का बकायदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, हाउ टू रिड्यूस ड्रग प्राइसेस इन अमेरिका, व्हाई ड्रग कंपनीज आर लूटिंग अमेरिका, ये बार बार वो बोल चुके हैं। वो जेनेरिक मेडिसिन लेनी है ना, कौन सी रॉकेट साइंसेस है जेनेरिक मेडिसिन मंगाने की, बनाने की? चाइना से आपको सॉल्ट लेना है, टैबलेट और कैप्सूल बनाने की मशीनें बाजार में मिल जाती हैं। फॉर्मुलेशन के लिए फार्मेसी हर देश में है, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। अगर अमेरिकन कंपनीज चाहेंगी जो ब्रांडेड मेडिसिन बना रही हैं, अगर जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि हमें जेनेरिक मेडिसिन बनानी है, 2 महीने का टाइम है। करना क्या है सर? उनको एक प्रोडक्शन हॉल के अंदर जेनेरिक मेडिसिन का पाउडर घोलना है और उसी मशीन में पैकिंग करनी है जिसमें वो ब्रांडेड कर रहे हैं, जिसमें वो आईपीआर वाली दवाइयां बना रहे हैं। और करना क्या है जेनेरिक में? आपको फॉर्मूला ही तो अलग है, तो मुश्किल नहीं है। और ऐसा मैं मान नहीं सकता कि अमेरिकन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही होगी, ऐसा कहीं नहीं होता। तो अगर हर एक ने अपनी कैपेसिटी में 5-5, 10-10% भी जेनेरिक बनाना शुरू कर दिया तो भारत का जेनेरिक खरीदेगा कौन? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें थोड़ा सा, हम बेच क्या रहे हैं? एक तरफ जेनेरिक बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हम मछली और एक्वाकल्चर बेच रहे हैं, वो भी भगवान की देन है, उसमें कोई आईपीआर नहीं है। तीसरा हम बासमती बेच रहे हैं, उसमें कोई आईपीआर नहीं है। आज पाकिस्तान भी दे रहा है उनको बासमती। एरोमेटिक राइस उनको थाईलैंड भी दे रहा है, चाइना भी दे रहा है। ब्रांड बासमती है जिसको इंडियंस पसंद करते हैं। और रही बात उसके अलावा जो बड़ा आइटम है वह टेक्सटाइल्स। अगर भारत से नहीं लेंगे, टर्की से ले लेंगे, पाकिस्तान से ले लेंगे, बांग्लादेश से ले लेंगे, इजिप्ट से ले लेंगे। तो हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जैसी कि चाइना के पास थी कि आप हमसे तंग करोगे तो भैया कल से रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं मिलेगा। वो सारी इंडस्ट्री बैठने लग गई थी। आज अगर भारत ये कह दे कि हम कुछ नहीं देते, क्या बिगड़ेगा अमेरिका का? सर कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसको भारत एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले कि मान लीजिए कल अमेरिका ने बंद कर दिया, तब तुम कहां जाओगे? तो कहने का मतलब यह है कि नया बाजार खोजना शुरू करो। इसीलिए मैंने बोला अपने वीडियो में कि थैंक यू ट्रंप, आपने जगाने का काम कर दिया भारत की इंडस्ट्री को, भारत के पॉलिसी मेकर्स को, कि जाग जाओ, अमेरिका के भरोसे मत रहो। दुनिया और भी बहुत बड़ी है और 98% दुनिया तो अभी आपने टैप ही नहीं करी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सर कि ये अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। इट इज ए गुड सिग्नल फॉर इंडिया, ये वेकअप कॉल। जी, आप सही कह रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान के लिए जो प्यार उमड़ रहा है हमारे ट्रंप बाबू का, वो मैसिव ऑयल रिजर्व्स कहाँ हैं साहब? मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया, कल मुझे कहीं मिले ही नहीं। उन्होंने कहा हम एक्सप्लोर करेंगे। इसका मतलब है कि वहां पे पाकिस्तान में कुछ सुई एक जगह थी, मुझे याद है, हम स्कूल में थे तब पढ़ा करते थे ज्योग्राफी में, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। गैस जो है वो तो खत्म हो रही है। हाँ, वो तो बलूचिस्तान में है और बलूचिस्तान वाले वो करेक्ट, हर तीसरे दिन वहां पे उनकी पाइपलाइन ब्लास्ट कर देते हैं। मैं वही कह रहा हूं। तो वो एक इनका एरिया है। इनको लगता है जैसे मिडिल ईस्ट में, ईरान में सब जगह है। तो अब अफगानिस्तान डिस्टर्ब रहा, पाकिस्तान में इनके एंट्री की क्या जगह है? सर मैंने जो आज सुबह वीडियो बनाया है उसमें मैंने फिर ये कहा है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है ये भारत के लिए अच्छा है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा सर, आज हमारी प्रॉब्लम अमेरिका और पाकिस्तान एग्रीमेंट से नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है बढ़ता हुआ चाइनीज इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान। हमारे लिए वो प्रॉब्लम है। और अगर अमेरिका की एंट्री होती है पाकिस्तान के अंदर तो वो चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करेगा। तो चाइना और अमेरिका का जो संघर्ष या जो भी वर्चस्व की लड़ाई है वो पाकिस्तान के प्लेग्राउंड में होगी। पाकिस्तान का प्लेग्राउंड अगर अमेरिका खाली करता है तो चाइना कैप्चर करेगा, और चाइना खाली करता है तो अमेरिका कैप्चर करेगा, और दोनों वहां खेलना चाहते हैं।
इसका मतलब ये है कि दोनों कहीं ना कहीं पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को, जो भारत के साथ झगड़े हो रहे हैं, वहां से डाइवर्ट करके अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका को एक बात तो समझ में आ गई कि भैया ये मुद्दा बॉर्डर तक रहने वाला नहीं है। मैं उस दिन एक एनालिसिस कर रहा था सर कि जो भारत ने नई अपनी आर्टिलरी गन बनाई है जिसकी रेंज है 45 किलोमीटर, आपको कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ भारत की सीमा पे वो गन्स खड़ी करके फायर करनी है। पाकिस्तान के 10 बड़े शहर अपने आप उसकी जद में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग लाहौर। आपको बॉर्डर क्रॉस ही नहीं करना। मैं आपको बताऊं, उसमें एक और चीज, एक और डेवलपमेंट हुआ है। उसमें ये हुआ है कि जो नए शेल्स, ये IIT मद्रास में आप देखा होगा, जनरल शंकर आते रहते हैं हमारे यहाँ। तो जनरल शंकर जो है उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। वो ये है कि साहब इसमें शेल्स में रैमजेट टेक्नोलॉजी लगा के उसकी जो रेंज है वो 80 किलोमीटर से लेके 110 किलोमीटर तक कर दी गई है, और वो कुछ ही दिनों में इंडक्ट भी हो जाएंगे। तो सर मैं वही कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको हवाई जहाज चाहिए ही नहीं, आपको एक आर्टिलरी गन चाहिए, उसके साथ 2 ट्रकलोड के एमिनिशन चाहिए। आप बॉर्डर पे खड़े खड़े पाकिस्तान को खत्म कर सकते, क्योंकि डेप्थ नहीं है पाकिस्तान में। 150 किलोमीटर का मतलब है कि सारे बड़े शहर आपके कब्जे में आ गए। ये बात अब उनको समझ में आ गई है कि आपने कश्मीर में अगर आतंकवादी घटना करी तो यहां अमृतसर में बैठ के हम तुम्हारा लाहौर उड़ा देंगे, हमें बाहर निकलना ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है सर कि अब परिस्थितियां बदल गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने जियो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसको बहुत तेजी से बदल दिया है साउथ एशिया, और यह बात अमेरिका और चाइना दोनों को समझ में आ गई। इसीलिए मुझे लगता है दोनों देश दबाव डालेंगे। चाइना का तो $80 बिलियन का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, और मैं हिसाब लगा रहा था एक बार पाकिस्तान का जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू नहीं हुआ था उससे पहले, जब लग रहा था कि भारत अटैक करेगा, तब मैं एक असेसमेंट कर रहा था तो टोटल 100 ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं पाकिस्तान में। अगर आपने उनको टारगेट कर दिया तो पाकिस्तान वर्चुअली कोलैप्स हो जाएगा, जिसमें उनके चाहे पावर प्लांट्स हो, चाहे उनके R&D फैसिलिटीज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एयरपोर्ट्स हो, रेलवे स्टेशन हो, पोर्ट्स हो, ये 100 से ज्यादा है ही नहीं। तो आपको सर 200 गन चाहिए और बैठ के एक एक को एक एक टारगेट दे दो कि तुम पटाखे बजाते रहो, वो पाकिस्तान वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये बात उनको समझ में आ गई है। तो कहने का मतलब क्या है सर कि अब स्थिति बदली है। पाकिस्तान में अमेरिका की एंट्री एक गुड न्यूज है कि पाकिस्तान अब ये फालतू काम ना करे, अमेरिका के साथ मिलके काम करे, चाइना को कंट्रोल करे। और दूसरी तरफ अमेरिका के जितने इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, उतना वहां पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ पंगा हो। और जब अमेरिका वहां इन्वेस्ट करेगा तो उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। किसी भी कुछ आप कह नहीं सकते, ट्रंप जैसा पागल बैठा है। सर मैंने क्या बोला, ये 3-3.5 साल को छोड़ दो, आप ट्रंप को 3.5 साल छोड़ दो। जब तक अमेरिका वहां ड्रिलिंग करेगा, एस्टेब्लिशमेंट करेगा, 3 साल निकल जाएंगे, तो वहां अभी कुछ नहीं होने वाला, टाइम लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब अमेरिकन कंपनीज वहां ऑपरेट करेंगी तो वो भी चाहेंगी बाजार खोजना। तो सबसे बड़ा बाजार कौन सा है पाकिस्तान के बाजू में? इंडिया। तो इसीलिए अमेरिकन कंपनीज आएंगी भारत में कि भाई साहब हमारा तेल खरीद लो। बदले में भारत क्या बोलेगा? आप हमें एक्सेस रूट दे दो, हमारे बाकी कंडीशंस मान लो, तो आपके लिए रास्ते खुलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में मार्केट भारत का 1/10 है और परचेजिंग पावर हमारे से आधी है, तो साइज भी कम है, पैसा भी कम है। तो अल्टीमेटली जो भी अमेरिका अल्टीमेटली सीपैक में बार बार चाइना क्यों दबाव डाल रहा था सर भारत पे कि आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करो? भारत ने ज्वाइन नहीं किया तो पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने पाकिस्तान में किया वो क्यों लायबिलिटी बन गया? क्योंकि भारत ने ज्वाइन नहीं किया। इसी तरह से जो भी इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में, उनको ये पता है कि पाकिस्तान इज नॉट द होल मार्केट। आपको या तो वो माल दुबई बेचना पड़ेगा, या भारत को बेचना पड़ेगा, या CIS कंट्रीज को बेचना पड़ेगा।
तो ये मजबूरी उनको समझ में आती है, और भारत जितना बड़ा बाजार उनको कहीं मिलना नहीं है। ट्रंप इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है कि मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चाइना को वो कुछ कह नहीं पा रहे और वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं मैंने दुनिया को हिला दिया। तो भारत के साथ एग्रीमेंट बहुत जरूरी है अपनी इज्जत बचाने के लिए, और मोदी साहब घास नहीं डाल रहे। यही फ्रस्ट्रेशन है जिसको आप बार बार पढ़ के बता रहे हैं कि ट्रंप क्यों बौखला रहा है। वो कह रहे हैं कि इज बिहेविंग लाइक अ जिल्टेड लवर। एक किसी ने तो लिखा है ठीक है कि ना, नाउ ही इज टॉकिंग लाइक माय एक्स। अच्छा ये तो ये तो बताइए, है ही ना सर। ये जो पाकिस्तान के साथ में ये जो डील कर रहे हैं, अभी उसके कोई बहुत ज्यादा वो नहीं आए हैं, लेकिन तो पाकिस्तान का भी जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो शील्डेड है। तो क्या पाकिस्तान भी अपना एग्रीकल्चर पूरा खोल रहा है क्या ट्रंप के लिए? वो तो करना पड़ेगा क्योंकि सर ट्रंप तो इसके बगैर मानता नहीं। नहीं, खोलने से कुछ होगा नहीं ना सर। देखिए क्या है, पाकिस्तान में परचेसिंग पावर नहीं, आपको मार्केट स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में दाल रोटी तक के तो पैसे नहीं है सर, आपने देखा है वहां पे एड देनी पड़ती है। अभी तक 26 बार आईएमएफ की एड मिल चुकी है पाकिस्तान को, 26 टाइम्स। तो वहां पे आप कोई भी अमेरिकन कंपनी वहां क्या माल बेचेगी? आप रॉ मटेरियल बेच दोगे ना भाई, मुर्गियों के लिए मक्का बेच दोगे, तेल बेच दोगे, वो वैसे ही आयात करते हैं, तो वहां लोकल इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो अप कंज्यूमर है पाकिस्तान का, वो वैसे ही दुबई में जाके शॉपिंग करता है, तो वैसे ही पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता। पाकिस्तान का जितना एलीट है वो सब दुबई जाके शॉपिंग करते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट बेनिफिट ही होगा कि थोड़ी सप्लाई बढ़ गई तो आज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है 25 से 30%, वही थोड़ा कंट्रोल होगा। तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। और अमेरिकन कंपनीज वहां पे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट उतार भी देंगी तो महीने में 1 कंटेनर बिकेगा। मान लीजिए आज चीज उन्होंने, अमेरिकन चीज जो इस समय सरप्लस हो रही है उनके पास, उन्होंने डंप कर दी पाकिस्तान में, खाएगा कौन सर? सबसे बड़ा मुद्दा तो खड़ा हो जाएगा, हलाल है या नहीं है। अमेरिका को हलाल सर्टिफिकेट बांटने पड़ेंगे पहले, आपको इस्लाम अपनाना पड़ेगा अपनी फैक्ट्रियों में। तो अमेरिका के लिए आसान नहीं है। और अगर हलाल नहीं हुआ और आपने बेचना शुरू किया तो फिर वहां मुल्ला लोग तो बैठे ही हैं, वो कहेंगे बजाओ अमेरिका की, सालों को रिजेक्ट करो, वो एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। कल्चरल इश्यूज है। वैसे भी वो अमेरिका को अपना दुश्मन पहला नंबर का तो मानते ही है ना सर मैं क्या बोल रहा हूं, जब एक चीज है, अगर अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है तो एक काम अमेरिका को करना चाहिए कि वहां पे मदरसों को और एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करे। तब तो देखिए अमेरिका का लॉन्ग टर्म स्टे होगा पाकिस्तान में। नहीं तो जैसे अफगानिस्तान से भागना पड़ा, पाकिस्तान में भी अगर मान लीजिए लोकल कम्युनिटी ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, व्हाइट स्किन को वहां टिकने नहीं दिया, बिकॉज अल्टीमेटली फिर वही आएगा ना, क्लैशेस ऑफ कल्चर्स। इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी का कल्चर क्या वो क्लैश खत्म हो जाएगा? फिर आप वहां पे करोगे, मतलब लेबनान के अंदर या गाजा के अंदर तमाशा, तो यहां जब उनको अमेरिकन टारगेट दिखेंगे तो क्या आतंकवादी वो अमेरिकन टारगेट्स को नहीं उड़ाएंगे? तो इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं बार भी इस पॉजिटिव वे में क्यों ले रहा हूं सर, कि अगर अमेरिका की एंट्री पाकिस्तान में होती है, भारत के लिए अच्छा इसलिए होगा कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका का इंटरफियरेंस होगा, पॉलिसीज में होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी में होगा, और वो कोशिश करेंगे कि भैया तुम फालतू काम मत करो, नहीं तो जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत ने अगर कल को मिसाइलें चला दी तो सब बर्बाद हो जाएगा, तो तुम आराम से बैठो। तो ये स्थितियां हैं, और मुझे लगता है कि दिस विल बी गुड फॉर पाकिस्तान एंड गुड फॉर इंडिया। मैं इसको पॉजिटिव वे में देखता हूं। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। और ट्रंप के जो एंटरटेनमेंट जो है वो नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट है। उसके अगले चैप्टर का, अगले अंक का, वो जो सीरीज आती है ना आजकल, ये इस तरह से चल रही है कैसा सीरीज 1 एपिसोड 1, सीरीज 1 एपिसोड 2, फिर सीरीज 2, वो इस तरह से जो है वो ओटीटी की सीरीज की तरह ये ट्रंप का मामला चल रहा है। तो आगे हो सकता है कि 4 साल बाद एक इस पे सीरीज बनाए कोई ना कोई डायरेक्टर, क्योंकि मटेरियल तो बहुत है। बिल्कुल। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर।